बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक इसहाक सत्ती। और बात दरअसल ये है कि मुल्की मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी मुलाकातें हो रही हैं। आपसे कुछ ही देर पहले जो तस्करा चल रहा है मुलाकात का, वो है शहबाज शरीफ साहब की आसिफ अली जरदारी साहब से। और आसिफ अली जरदारी साहब, आप ये देखें कि उन्होंने डेरे डाल दिए हैं एक बार फिर से लाहौर में। तो अब ये उनका क़याम क्या रंग लाएगा, ये तो अभी देखना होगा। और निगरान सेटअप के हवाले से काफ़ी कुछ वैसे भी तय पाया, जो मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी, लेकिन अब ये मुलाकातें जो हैं वो क्या उनसे तय पाएगा, क्या होगा, ये देखना अभी बाकी है। जाहिर है कि ये बड़े अहम नौइयत की मुलाकात है। एक तो चीज़ ये है। दूसरा ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इस वक्त लाइमलाइट में है, लेकिन काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। कल के शो में भी हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश की थी कि आखिर है क्या, पार्टी के अंदर सोच क्या है, क्या पार्टी अपनी जगह बनाएगी, क्या पार्टी इंतखाबात के बाद भी रेलिवेंट रहेगी, क्योंकि हादसाती तौर पर एक पार्टी ने जन्म लिया, तो क्या उसके बाद मुल्क की सूरत हाल अगर सही रहती है तो उस वक्त इस पार्टी का किरदार क्या होगा। क्या ये वोट तोड़ने के लिए आई है या अपना वोट बैंक बनाने के लिए आई है, ये भी क्वेश्चंस जो हैं वो सबके जहनों में उठ रहे हैं। फिर बयानात के हवाले से काफ़ी बात हो रही है, मैनिफेस्टो के हवाले से काफ़ी बात हो रही है कि अभी तक कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो इस पर हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और ख़ासतौर पर जो हमसाया मुल्क हैं उनके किरदार पर भी बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में चल के। क्योंकि मसला ये है कि दोहा मुआहदा हुआ, पाकिस्तान ने न सिर्फ ये कि फैसिलिटेट किया जब अमरीका अफगानिस्तान छोड़कर जा रहा था, और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। जो लोग वहां से इवैक्यूएशन चाहते थे तो पाकिस्तान ने भरपूर रोल प्ले किया। लेकिन अब मसला क्या है, योब में जो वाकया पेश आया वो आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर हमला किया गया और किस तरीके से हमारे फौजी जवान शहीद हुए। तो आर्मी चीफ की जानिब से भी बड़ा इसके ऊपर एक मजबूत और ठोस रिएक्शन सामने आया है, और वजीर दिफा भी उस मामले पर खुश नहीं है जो कि अफगानिस्तान कर रहा है। हालांकि हमारी कोशिश हमेशा से ये रही है और जो बयान रहा है वो हमेशा से ये रहा है कि एक मजबूत और मुस्तहकम पुरअमन अफगानिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन वन साइडेड ट्रैफिक कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से का बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर आगाज करते हैं। और ये जो हमारे बयानात कुछ चेंज होते रहते हैं, तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है। खासतौर पर सियासतदान जिनके ऊपर मीडिया की नजरें, पूरे मुल्क की नजरें होती हैं, तो ऐसा क्यों होता है। अब ये जो एक तो कल भी हमने तस्करा किया था कि दो अरकान जो कि काबीना का अभी भी हिस्सा हैं, तो उनका फ्यूचर क्या होगा। तो आज जाहिर है कि इस पर भी बात करेंगे। तो फिरदौस आशिक आवान साहिबा, उनका 24 जून को जो उन्होंने एक गुफ्तगू की थी और बात किया था कि जी उनका इस्तीफा तो तकरीबन फाइनल हो गया है, क्या उन्होंने उस वक्त तस्करा किया था वो जरा पहले आपको सुनवाते हैं। तो ऑनरेबल हमारे मेंबर्स जो हैं दे आर सिटिंग विद द करंट कैबिनेट। हमने उनको कहा है कि वो बिल्कुल रिजाइन करें और अपने आप को डिसोसिएट करें। दे हैव सबमिटेड टू द पैटर्न चीफ, ही इज इन लंदन, तो ही विल बी कमिंग बैक जस्ट आफ्टर ईद, सेकंड डे ऑफ ईद, तो दिस विल बी सेटल्ड। ये पॉलिसी डिसीजन हमारा हो चुका है कि वी विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल राइट जी, तो पॉलिसी डिसीजन हो चुका है कि विल नॉट बी द कोलिशन गवर्नमेंट, बट लेट्स सी अब क्या, अब बयानात को चेंज हो गया। लेकिन अलीम खान साहब का 5 जुलाई को जो स्टेटमेंट था वो भी जरा पहले आपको सुनवा देते हैं, फिर प्रोग्राम में गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। इस हुकूमत से, इस पीडीएम की हुकूमत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ना हम इलेक्शन इनके साथ मिलकर लड़ेंगे, ना हमारा अलायंस होगा, ना हमारी सीट एडजस्टमेंट होगी। हम इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। दुमान लंगरियाल और रॉन चौधरी दोनों इस्तीफे देंगे। अच्छा जी, तो प्रोग्राम का बाकायदा बाज़ाब्ता आगाज करते हैं। जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक के जरिए फिरदौस आशिक आवान साहिबा, जो कि तर्जुमान हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की। आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे फैसल करीम कुंडी साहब, जो कि मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के, उनसे भी हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे और सिक्योरिटी मामला पर उनसे बात करेंगे। फिरदौस आशिक आवान साहिबा, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये अब जो एक तब्दीली आई है मौक़िफ़ में, और जिस तरीके से अब उन्हें हुकूमत का हिस्सा रहने का कहा गया है, पहले ये कहा जा रहा था कि आज निकले नहीं कल निकले, मजबूरन साथ हैं, निकल जाएंगे, तो इस बयान के चेंज होने की या तब्दीली की वजह क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी स्टेटमेंट्स आपने दी है मेरी, आई ओन दो स्टेटमेंट्स। और ऑफ कोर्स जो लीडरशिप की पॉलिसी या पार्टी का एक लाएअमल होता है और हिकमत अमली होती है, उसी को पार्टी का स्पोक्स पर्सन या इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है वो माउथ पीस होता है उस जमात का, और वही आगे कम्युनिकेट हो रहा है। और ये दिक्कत है कि इस पूरे पे हमारा कंसेंसस हुआ
हमारी लीडरशिप ने, चूंकि उसमें आपने उसके अंदर भी सबका इंटरव्यू का हवाला दिया, उसमें भी मैं यही कह रही हूँ कि तरीन साहब वापस आएंगे तो प्रिंसिपली जो डिसीजन हम ले चुके हैं उसको वो एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि बीइंग द चेयरमैन ऑफ द पार्टी जो हमारी मुख्तलिफ राय होती है पार्टी के अंदर मेंबरान की, वो जब डिस्कस कंसल्टेशन और एक डायलॉग प्रोसेस है, क्योंकि हम एक जमहूरी जमात है, हम कोई वो आमराना सोच के साथ अपने फैसले मुसल्लत करने वाला हमारा टोला तो नहीं है। अच्छा। इसके अंदर ये था कि रियलिटी ये थी कि इलेक्शन हमारे दोनों जो ऑनरेबल मोमिनीन है उन्होंने ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी जो रेजिग्नेशन सबमिट करवाए थे चेयरमैन ऑफ द पार्टी को। ठीक है। लेकिन आते ही उनके जो एक अलमनाक सानिया हुआ, आपको भी उसका पता है, और वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस से डिस्कनेक्ट हुए और उसी दौरान हमारी वही पॉलिसी रही जो तय हुई थी। फिर जब अभी उनके भाई की डेथ के बाद तरीन साहब ने वो इस्तीफे जो थे थर्सडे को उन्होंने फाइंड अप किया, फ्राइडे और थर्सडे वो सब खत्म करके पॉलिटिकल प्रोसेस का दोबारा हिस्सा बने। तो शहबाज शरीफ साहब से उनकी जो इस हवाले से डिस्कशन हुई, उन्होंने इस बात पे एक दरखास्त कह लें या एक सियासी सूरत हवाले उसके हवाले से एक तबादला ख्याल करते हुए उनको ये बावर कराया कि इस वक्त जो हमारा स्टाफ लेवल मुआहदा है वो तकमील के मराहल। अच्छा, IMF से कोई भी IMF पर फाइनल एग्रीमेंट या वो हमारा जो आगे प्रोसेस कंटिन्यू होना है उसकी अभी कंटिन्यूटी रिक्वायर्ड है। तो सियासी महाज पे अगर हम इस वक्त जो है वो हुकूमत की परसेप्शन है, इंटरनेशनली एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए किसी भी हमारे डोनर को, और हुकूमत से अगर कोई आपकी मावनीन या वज़रा अलहदा होते हैं तो उसको एक अबहाम की शक्ल में, एक अनरेस्ट की शक्ल में, एक सियासी अफरा तफरी की शक्ल में मार्केट किया जाएगा। अच्छा। और उससे अदम इस्तेकाम सियासी फोरम पे होगा, उसकी कीमत मुल्क को अदा करनी होगी। तो लिहाजा ये इस हुकूमत का जो टेन्योर रहता है फॉर द टाइम बीइंग आप इसको कंटिन्यू करवाएं। और चूंकि आपको पता है कि तरीन साहब एक वफादार इंसान है, रख रखाव वाले हैं, वो कम ज़रफ नहीं है कि वो स्ट्रेट अवे अपने मफाद के लिए सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और इस वक्त सियासी स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए वो मुल्क का नुकसान करे। अच्छा, उन्होंने अपने सियासी I got your point. I got तरजीह दी, ठीक है, I got your point. कंटिन्यू करने के लिए तैयार। जहां तक बात यह है कि तरीन साहब हों या अलीम खान साहब, देखिए अलीम खान और तरीन एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अच्छा। इस बात पे हमारा कंसेंसस है कि हमने अपनी अलहदा शनाख्त, अपना अलहदा निशान और अपनी अलहदा पहचान से आने वाले इलेक्शन में हमने कंटेस्ट करना है उस सियासी मंजरनामे में। लेकिन चूंकि एक चेन ऑफ कमांड है ना, अलीम खान साहब की राय मुख्तलिफ हो सकती है, मेरी मुख्तलिफ हो सकती है, बाकी लोगों की मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जब लीडर ऑफ द पार्टी एज द चेयरमैन ऑफ द पार्टी कोई कंसेंसस डिसीजन कर लेते हैं तो वही पॉलिसी डिसीजन। अच्छा, यानी कि ये कंसेंसस, यानी कि इसके ऊपर उन्होंने अलीम खान साहब से भी बात की, उनको भी जाहिर राजी किया, फिर कंसेंसस बिल्ड किया, फिर उसके बाद ये डिसीजन सामने आया और आप सब इस पे मुत्तफिक हैं कि अभी मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन देखिए अलीम खान साहब का एक अपना नुक्ता नजर है। अच्छा। उनका डेफिनेटली जो उनकी पॉलिसी लाइन या एक फ्रंट फुट पे आके एक नैरेटिव वो दे रहे थे कि इस हुकूमत का बैगेज हम नहीं उठाएंगे, और इस हुकूमत की जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी के अंदर गैप्स रहे, जो इनका पब्लिक को रिलीफ देने के हवाले से जो अवाम की तवक्कुआत थी उसको पूरा करने में ना सिर्फ ये नाकाम रहे बल्कि अवाम पूरी तरह उस महंगाई की चक्की में जकड़े गए, पिसे। तो हमें उनका बैगेज अपने कंधों पर नहीं लेना चाहिए। अच्छा। ये एक आर्गुमेंट है पार्टी के अंदर, मैं भी उस आर्गुमेंट का हिस्सा हूँ। लेकिन जब हमारे चेयरमैन ऑफ द पार्टी और लॉन्गर नेशनल इंटरेस्ट, हम ये देखते हैं कि इस वक्त हम सियासत करनी है या रियासत को, अच्छा, इससे कनेक्टेड मेरा एक सवाल है।
फिरदौस साहब, मेरा इससे कनेक्टेड एक सवाल है। वो सवाल बेसिकली ये है कि अगर देखें मुल्क का मुफाद है, ये स्टैंड बाय जो एग्रीमेंट है ये 9 माह के लिए, ये 1 आध महीने के लिए नहीं है। अगर इसके अंदर ये कहते हैं जी मौजूदा हुकूमत तरीन साहब से या आपकी जमात से रिक्वेस्ट करती है कि जी ये सिलसिला चलने दें जब तक चल रहा है, अभी ये सेटअप है, फिर अभी ज़ाहिर है असम्बलियां तो नहीं टूटी, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, या निगरान सेटअप को आगे कंटिन्यू करने दें जब तक होता है, तो विल यू एग्री टू दैट कौम के बेहतरीन मुफाद में? उस पर भी देखें, ये तो एक पॉलिसी डिसीजन और डिस्कशन जो है वो उस वक्त हम करेंगे जब ऐसी कोई सूरत हाल आएगी। अभी कोई ऐसी सूरत हाल हमारे सामने नहीं है। और रही बात ये कि आपका जो है कि किसी जगह पे अगर इनकी कंटिन्यूटी हो पॉलिसीज की, देखिए वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, वी हैव आवर ओन स्टेक्स, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है खासतौर पे वो जो मार्ज वजूद में आती है नहीं, और उसको एक पॉलिटिकल स्पेस चाहिए होती है ना, अपनी ग्रास रूट लेवल पर नेटवर्किंग चाहिए, ओनरशिप चाहिए, अपने कारकुनान की जो है वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। तो तरीन साहब का जो नैरेटिव है वो बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मार्ज वजूद में आई है। अच्छा, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा हमारा फैसला अगर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करता है, वो सियासी हो या मुआशी हो, तो हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो हमें उनकी इस फैसले को बैक कर रहे हैं, इसलिए कि जो इस वक्त पाकिस्तान में, इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी उतनी इकोनॉमिक। अच्छा, वैसे चले इस तरीके से वैसे अगर आप कह रही हैं तो होगा फिर ये कि जाहिर है कि अपने नाम की भी पास रखेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम उससे मुंसलिक ही होगा। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है कि अब जो ये स्टेटमेंट आ गई है, उन कैबिनेट का हिस्सा रहने का कह दिया गया है, तो अब लगता ये है कि इंप्रेशन ये जा रहा है कि अब वो अलग अलग या उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने का भी एक कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर भी नजरसानी हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई चीज सामने आए तो उस पर क्या होगा? बड़ी क्लैरिटी है, इसमें बड़ी क्लैरिटी है, इसमें कोई कंफ्यूजन अबहाम और पूरा नहीं है। अच्छा, क्योंकि आपने देखा कि पीडीएम जो इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है, हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन इलेक्शन के अंदर जमातें जो है वो अपने अपने निशान और अपने अपने कैंडिडेट्स के जरिए एक्शन में उतर रही है ना। तो इस तरह कैसे हो सकता है कि हम जो है वो किसी के साथ वक्त से पहले इत्तेहाद अनाउंस करें या इस तरह का एडजस्टमेंट वावेला शुरू कर दें? हमारा ये कंसेंसस एजेंडा है कि हमने इलेक्शन के दौरान जो है वो अपनी स्पेस जो पॉलिटिकल है, हम अपने निशान और अपने शनाख्त पे उसको रिटेन करेंगे, गेन करेंगे और सस्टेन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा जो भी पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर इस तरह इंतशार या ओवरऑल एक अफरा तफरी है, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि मुत्तहिदा पाकिस्तान हमारी मंजिल है और जो हमारा जहांगीर तरीन साहब का नजरिया वो एक मुस्तहकम पाकिस्तान। चलें जी, ठीक है। स्टे विद अस फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। ये आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और जाहिर है कि पीपल्स पार्टी का इस्तेहकाम में पाकिस्तान से क्या होगा वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो मुलाकात हुई है आज, इस पर क्या कुछ तय पाया है? जरदारी साहब से, शहबाज शरीफ साहब की, पहले से मैं उससे मुतालिक आपसे जानना चाहूँगा क्या डिस्कशन रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सियासी मुलाकातें होती रहती हैं और इत्तेहादियों में होती रहती है, हर मुलाकात अहम होती है, कोई नई बात नहीं है। भले मुल्क से बाहर हो या इधर। मुल्क से बाहर तो शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, नवाज शरीफ साहब और मुल्क में प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात होती रहती है। हर मुलाकात अगर दो लीडर्स मिलते हैं तो अहम मुलाकात ही होती है, कोई आम मुलाकात नहीं होती है। और डेफिनेटली जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और बाकी सूरत हाल, उन पर वज़ीर आज़म साहब और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने मुलाकात की और उसमें डिस्कशन की होगी। और ज़रदारी साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं, जब पार्टी मीटिंग कॉल करेंगे, हमें अपडेट करेंगे उसके बाद, तो इंशाल्लाह आपके साथ भी वो शेयर करेंगे क्या मुलाकातें। अच्छा, तरीन साहब से भी मुलाकात आज हुई है, ताज़ियत के लिए जा रहे हैं? ताज़ियत के लिए उन्होंने जाना था, तो ताज़ियत के लिए डेफिनेटली हमारे उसमें रिवाज है, जाहिर है गमी खुशी में जाते हैं। ताज़ियत पे तो फिर सियासत डिस्कस नहीं होती, ताज़ियत पे तो डेफिनेटली एक बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा सदमा तरीन साहब के लिए, तो उसकी ताज़ियत के लिए वो जाएंगे। वहाँ पर ग़ालिबन पॉलिटिकल डिस्कशन बहुत कम ही होगी और बाकी जो है पार्टी के रहनुमाओं के साथ, पार्टी तंजीम के साथ उनकी मीटिंग है प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की। उसके बाद शायद वो इस्लामाबाद आएँ
और फिर यहाँ पर पार्टी लीडरशिप के साथ। लेकिन इस वक्त पार्टी में क्या राय है? ये जो नून लीग के साथ इत्तेहाद है, इसके हवाले से क्या सोच पाई जाती है? अगर पंजाब का लेट्स से पॉलिटिकली बैटल ग्राउंड की हम बात करें तो वहां पर कोई ट्रैक्शन आप लोग गेन कर सकते हैं बगैर उनके साथ इख्तिलाफ किए बगैर नून लीग से? देखें, पार्टी इलेक्शंस में डेफिनेटली जा रही हैं और 13 जमातों की हुकूमत है, अब 14 जमातों की हुकूमत है। 3-4 अहम जमातें, हर प्रोविंस में अपनी एक चीज होती है और उसमें यह है कि पंजाब में जो खासकर है उसमें पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है और पंजाब की पार्टी से मशावरत के बाद कि उन्होंने पंजाब में क्या करना है। मुझे नहीं लगता कि इस इतने बड़े इत्तेहाद की आपस में कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। किस किस के लिए आप सीट छोड़ेंगे? सीट एडजस्टमेंट कुछ जगहों पे हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि देखें, माजी में भी पीएमएलएन ने एक तजर्बा किया, 20 लोगों को टिकट दी अपने लोगों को छोड़ के, और वो तजर्बा नाकाम रहा। और अब भी है, देखें, अब आपकी पार्टी के लिए एक शख्स एक मेहनत करता है, जदोजहद करता है 5 साल 10 साल 15 साल, आखिर में आप उसको बोलें कि नहीं आप अपने मुखालिफ के लिए सीट छोड़ दें, तो बड़ा एक मुश्किल फैसला। दूसरी बात यह है, केपी में जो हमारा तजर्बा हुआ है, देखें बल्दियाती इलेक्शन थे, पिशावर की अगर मिसाल दें, जेवाई का मेयर बना, सेकंड थर्ड पे पीपल्स पार्टी और एनपी थी, बाकी चौथे पे पीटीआई थी और फिर ऐसे जमाते थे। और उसके फौरन बाद एक इलेक्शन हुआ और वो एनए का इलेक्शन था और हम सब इकट्ठे हो गए थे और हम बुरी तरह पिट गए थे। तो देखें, कुछ जगहों पे आपका वर्कर एक्सेप्ट करता है चीजों को, कुछ जगहों पे नहीं करता। तो हमको बड़े गौर से और बड़े सोच से हर जगह पे देख के और सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। फिरदौस आशिक आवान साहब, वन थिंग, आपको क्या लगता है कि ये जो, और जाहिर है कि आपकी पार्टी की इस वक्त राय क्या है कि इस वक्त यही कंटिन्यूटी रहनी चाहिए या निगरान सेटअप आए तो वो कंटिन्यू रहे? आपको इलेक्शंस कब होते दिखाई दे रहे हैं और आपकी पार्टी के मुफाद में क्या है? देखिए, इसमें बड़ी क्लैरिटी है हमारी कि हमारा जो पाकिस्तान का आइन और कानून है उसकी हुक्मरानी होनी चाहिए। अच्छा। और आइन और कानून से बाला कोई ऐसा एडवेंचर, कोई ऐसी ख्वाहिशात और तवक्कुआत के साथ जुड़ी कोई नई जो है वो हिकमत अमली या कोई लाअमल जो है वो कौम के सामने इस वक्त जो है वो शायद एक बमशेल बन के गिरे। अच्छा। तो एक आपका इंटरम सेटअप जो है वो इस मुल्क के अंदर इसकी जरूरत है और उसको हर हाल में प्रायोरिटी पे सेट होना चाहिए। वजीर आजम की तकरीर के बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई वहां रह गया है कि वो अगस्त में हुकूमत खत्म करके अपना टेन्योर पूरा करके इंटरम गवर्नमेंट के हवाले वो हुकूमत के जो अमूर है वो करके वो रुखसत होना चाहते हैं। तो ये एक खुशाइन स्टेटमेंट है। हमें तवक्को करनी चाहिए कि कॉल और फेल में तजाद नहीं होगा, जो उन्होंने कहा है उस पर अमल होगा और वक्त पे इंतखाबात है, वही पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाल सकते हैं और इन मसाइल से अपने आप को हमेशा के लिए वैसे अब ज्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तान का आइन जो है बालादस्त हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फिरदौस आशिक आवान साहब फॉर बीइंग विद। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। तो आगे सियासी इत्तेहाद क्या बनेंगे, डिस्कशंस क्या हो रहे हैं, एक खबर जो सामने आई थी उसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब तो मौजूद हैं। ये पहले हम सुन रहे थे कि जी मीडिया की कोई पर्सनैलिटी होगी तो हर कोई अपना निगरान वजीर आजम के तौर पर, अब कोई सियासतदान के नाम पर कुछ डिस्कशन हो रहा है या इत्तफाक हो रहा है? खबरें तो आ रही हैं इत्तफाक भी कुछ हो गया है जरदारी साहब और शहबाज शरीफ। मीडिया में फिर आप पे भी कोई शक किया जा रहा था? नहीं, अतहर काजमी साहब तो कह भी चुके थे कि मुमकिन है तौर पर। अतहर काजमी साहब के तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे, क्योंकि जो लीडर ऑफ द हाउस या अपोजिशन है वो कोई पीटीआई का उसमें कोई भी नहीं। तो वो देखें, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन इसका फैसला करना है। लीडर ऑफ द हाउस मीन्स के शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म उन्होंने तमाम इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड लेके 3 नाम फाइनल करने हैं और उधर जो है राजा रियाज साहब ने 3 नाम फाइनल करने और उन पर डिस्कशन होनी है। ठीक है। और उनमें से कोई आना, अब चाहे वो जो भी निकल है, वो तो आपको पता है सेरेमोनियल ही होगा ना, असल डिस्कशन तो नहीं सेरेमोनियल है या नहीं है, इस पे अब रोने की जरूरत नहीं है। अगर पीटीआई ने ये काम किया, लॉस्ट है। अच्छा, मेरा टेक्निकलिटी से हटके वैसे ये है कि कोई सियासतदान होगा? मुझे इस चीज का कोई इल्म नहीं है कि सियासतदान होगा या देखें जो भी होगा। माजी में भी हमारे बड़ा एक तल्ख तजर्बा रहा, हमने जजेस को भी बनाए,
कभी आरओ इलेक्शन हुआ, कभी आरटीएस सिस्टम को स्विच ऑफ कर दिया गया, कभी बंद रात हो गया। गए। हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जिसमें आवाम जिसको वोट करे उसी का वोट निकले, गिनते हुए जो है वोट। तो अगर वो पुरानी हल्का बंदियों के साथ होगा फिर? देखिए, हम ये कहते हैं कि एक ऐसा इलेक्शन इस मुल्क में हो जिसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट जो भी बनती है, जो भी सियासी जमातें हैं, वो ये कहे कि इलेक्शन सही हुआ है। ठीक है। हमने तो कभी कहीं नहीं सुना कि इंडिया में इतना बड़ा मुल्क है, वहां पर इलेक्शन होता है, स्टेट के इलेक्शन होते हैं, बक्से लाए जाते हैं, रख दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन में जिधर भी, उसके बाद एक दिन में गिनती होती है। किसी ने नहीं कहा कि यार बक्से चोरी हो गए, प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हो गया है, फलां हो गया है, और इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं और तकरीबन माने जाते हैं। वहां धुंध भी नहीं पड़ती। ठीक है, कुछ भी नहीं होता, आरटीएस भी नहीं बिठाया जाता है, बैठ जाता है, जो भी करें, और इलेक्शन भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये चीज होती है, हम कहते हैं कि मुल्क में ये हमारा एक ख्वाब रहेगा कि इस मुल्क में जो है। लेकिन जो हल्का बंदियों के मामले पे नून लीग का मौक़िफ़ आया है, तो देखिए, हल्का बंदियों के मौक़िफ़ पे मैं इस पे नहीं चाहता कि इस मुल्क में एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी सी है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी थी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है, और इसका एक वे फॉरवर्ड, इसका हल ही यही है कि इस मुल्क में इलेक्शंस हो, नई पार्लियामेंट आए, नई हुकूमत है, और इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकाले। हल्का बंदियां हैं, ये हैं, तो इस पे पहले गौर हो जाना चाहिए था। आप अगर 3 महीने या 6 महीने इलेक्शन लंबा कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इस पे भी लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन को जो काबीना बनाते हो, ये भी देखना पड़ेगा कि हम जो फाइनेंस मिनिस्टर बनाए, कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर हो जो ये IMF के साथ जो डील हुई है, जो चीजें, इस चीज को भी वो देखता रहे, ताकि ऐसे ना हो कि हम कहेंगे जी अगली हुकूमत जब आए 3 महीने बाद या जो भी है, वो बोलेंगे ये तो 3 महीने में ये तबाही हो गई है। अब केपी के हवाले से बात करते हैं कि केपी में जो सिचुएशन है इस वक्त, गवर्नर साहब के साथ आप लोगों के क्या ग्रीवेंसेज हैं? कल हमने भी कामरान मुर्तजा साहब से भी जानने की कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो बाय द बुक चलते हैं, लेकिन कभी कभार होता है कि क्रीज से आगे निकल जाते हैं, तो इम्कान हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन है क्या मसला? देखिए सजीद साहब, अभी एक बहुत बड़ी जो है वो है कि खैबर पख्तूनख्वा सूबा चला कौन रहा है। अच्छा, हम इसमें उलझे हुए हैं कि हम देखें कि यार ये सूबा कौन चला रहा है। तो निगरान वजीर आला चला रहे? नहीं, मैं बताऊँ, अब ये है कि जब हम गवर्नर साहब के पास जाते हैं, हमारे रिजर्वेशन होते हैं, हमारी पार्टी के रिजर्वेशन होते हैं, तो कहते हैं यार मैं तो बेबस हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। और हमारे केपी के आपको कहीं नजर आए मीडिया पे? नहीं नजर आए। तो फिर मसला ये है कि जब सीएम नजर नहीं आते और गवर्नर साहब क्योंकि एक्टिव हैं, पॉलिटिकल बंदे हैं, एक्टिव हैं, वो ज्यादा नजर आते हैं, तो लोग समझते हैं शायद वो सूबा चला रहा है। वो कहते हैं मैं भी बेबस हूँ। चीफ सेक्रेटरी कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता फिर शायद वजीर आजम सूबा चला रहे होंगे। वजीर आजम साहब के साथ भी मीटिंग्स में जो है, जब पेशावर में कई दफा है, वहां पर पार्टीज ने उनको अपने रिजर्वेशन का बताया कि ये रिजर्वेशन है, और आज तक उस रिजर्वेशन का वजीर आजम साहब कुछ हल नहीं निकाल सके। एमएल वली साहब ने भी एतराज किया, शेरपाव साहब ने भी किया, बाकी जमातों ने किया, खुद PMLN। यू आर अ सीजन पॉलिटिशियन, और जो लोग देख रहे हैं तो पता नहीं चलता कि कौन निजाम चला रहा है सारा। जब आप मेरे पास है, मैं कहूँ कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, दूसरे के पास या कुछ नहीं कर सकता, फिर आप परेशान तो होंगे, ये कुछ नहीं कर सकता, मैं किसके पास जाऊं? तो जब गवर्नर के कुछ नहीं कर सकता, सीएम को मैं पता है कि वो बेचारा जो है वो सेरेमोनियल, हालांकि वाहिद सीएम था जो कि लीडर ऑफ द हाउस, और अपोजिशन ने विद इन 1 आवर एंड हाफ एन आवर, बस हमें पता चला कि मीटिंग हो रही है, थोड़ी देर बाद मेरे ख्याल में चाय भी नहीं पी, उन्होंने कहा बन गया वजीर आला। तो ये पहली दफा हुआ कि वहां पे जो लीडर ऑफ द हाउस, साउथ का सीएम और लीडर ऑफ द अपोजिशन इकट्ठे हो गए। लेकिन अब ये हम सोच में है कि हमारा सूबा जो है इस वक्त, हालांकि ये पहली निगरान हुकूमत है जिसमें डेवलपमेंट वर्क भी हो रहे हैं, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी हो रही हैं, जिसमें भर्तियां भी हो रही हैं। बाकी छोड़े क्लास 4 तक अगर आप कहें ना किसी चौकीदार, चपड़ासी, नर्स, डॉक्टर तो भी ऊपर चले जाएं, या जो भी आप नाम लें, ऐसे लग रहा है जैसे कोई निगरान हुकूमत नहीं है, सब कुछ ऐसे। लेकिन वजीर आजम साहब तक किसी के पास जवाब नहीं है कि कौन कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है। देखिए, वजीर आजम साहब के साथ हमने 2-3 दफा ये बात रखी, जब भी पेशावर आते हैं नए जो है वो जज्बे के साथ आते हैं और नए जज्बे के साथ जाते हैं, फिर कहते हैं अगली पेशी पे बात होगी। अच्छा। अब दूसरी बात यह है कि देखें 2-3 चीजें। अब मैं समझता हूं कि एक इस चीज को देखते हुए एक नया सीनियर डेवलप हो रहा है, और मेरे ख्याल में नए ग्रुप या नई पार्टी अगले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा, वो बाज़गश्त जो चल रही है, ज़ाहिर है पंजाब की सतह पर इस्तेहकाम है पाकिस्तान, वहां पर कौन, खटक साहब कौन ला रहा है? सुनने में आ रहा है कि खटक साहब एक पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, PTI पार्लियामेंटेरियन, ऐसा कोई नाम होगा, और शायद वो जो है जो PTI के जो दोस्त हैं जो कि इस वक्त तक किसी के पास नहीं गए हैं। ऑलराइट जी, तो फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक क्विकली बात जरा इनकी कंप्लीट करवा लें, वो जो बात कर रहे थे। तो सर प्लीज। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट, मैं जो आपको बात कर रहा था कि NFC अवार्ड के बाद जो 1% वॉर ऑन टेरर पे खैबर पख्तूनख्वा को मिल रहा था, उसके जो रेवेन्यू के हिसाब से एवरेज 40-50 रुपए बनते थे। ओके।
और आज तक आप मुझे बताएं कि हम जब निगरान हुकूमत आई या फेडरल में जब हुकूमत है और हम जब केपी जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यार वॉर ऑन टेरर में जो पैसे मिल रहे थे उस पर क्या हुआ इन सालों में, जीरो। कोई भी आप अगर बताएं, पुलिस वालों के पास जाएं तो वो खुद रो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जाए वो रो रहे हैं कि वॉर ऑन टेरर हम जंग लड़ भी रहे थे लेकिन हमें कोई इक्विप नहीं किया गया था, कोई चीज़ें नहीं बनाई गई थी, फोरेंसिक लैब तक खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बनाई गई, वो भी पंजाब में। और मतलब है कि मुझे बताएं कि पैसे फिर किधर गए, कहाँ पे खर्च हुए, और बैंक हमारे गया है जो मैंने आपको बता दिया कि आखिर में जब जा रहे थे तो ये। अच्छा, इसी से लिंक करते हुए जाहिर है कि मैं बात करूंगा, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब हमें ज्वाइन कर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। बेसिक जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि जाहिर है कि आर्मी चीफ ने भी उस पर रद्दमल अपना जाहिर किया। ये जो योब में वाकया था, फौजी छावनी पे जो हमला था, उसमें 9 जवान शहीद हुए, 5 दहशतगर्द मारे गए। अब चक्कर ये है कि जंगबंदी खत्म करने के ऐलान के बाद से हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की जो सरगर्मियां हैं वो उनमें बहुत इजाफा हुआ है, तकरीबन 79% इसमें इजाफा हो गया और तकरीबन 389 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। फिर जाहिर है कि वेरी कंसर्निंग, क्योंकि जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में तस्करा किया था कि पाकिस्तान तो चाहता है कि जी अफगानिस्तान में हम अमन हो, पाकिस्तान चाहता है कि ये जो बरादर इस्लामी मुल्क है वहां पर हमारी सरहदें महफूज रहें, लेकिन वहां पर कुछ भी महफूज नहीं है, बल्कि वहां से इन्फिल्ट्रेट करके यहां पर आके लोग हमले कर रहे हैं। तो जनरल साहब, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? अब ये जो बात की गई है, वजीर दिफा का स्टेटमेंट भी आया है, आर्मी चीफ ने भी इस पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए मजीद? देखिए, चंद एक चीजें जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज के टेररिस्ट कोई वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करते। उनको कोई जगह चाहिए जहां से वो तैयारी करके आए, वो अफगानिस्तान में मौजूद है, हथियार चाहिए वो वहां से उनको मिल रहे हैं, पैसा चाहिए वो भी वहां से उनको मिल रहा है, और इसके बाद जब वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आते हैं तो यहाँ पे उनको ऐसी जगह चाहिए जहां पे वो कुछ दिन रहकर तैयारी करके काम कर सके। अच्छा। या ऑलरेडी स्लीपर सेल जो है वो काम यहाँ पे कर रहे हो। अब इन सब में जो पाकिस्तान अब तक जो करता रहा है, और राइटली सो, कि हमने अपने बॉर्डर के अंदर ही कोशिश ये करते रहे कि इनके जो स्लीपर सेल्स थे या जहां जहां पे इनको चांस था कि इनको कुछ सपोर्ट मिल रही होगी, उनसे इनको दूर किया जाए, उनको जगह ढूंढ के जहां भी मिलते हैं इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन पे इनको तबाह किया जाए। ठीक है। लेकिन वो किसी हद तक कामयाब नहीं रहा। कामयाबी है उसमें, लेकिन जो आप देख रहे हैं, जिस तरह अभी आपने जिक्र भी किया, ये इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं और ये दिन ब दिन हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं इस सूरत हाल में। अब इसमें जो आर्मी चीफ का रद्दअमल था बहुत नेचुरल था, और वो मेरे ख्याल है पहली दफा पाकिस्तान ने कितनी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है, और वो भी मेरे ख्याल बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि हमारा ख्याल ये था कि तालिबान से जो ये बात हुई और दोहा में जो एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद भी उन्होंने बार बार ये यकीन दहानी कराई कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देने में नुकसान उनका अपना ज्यादा है, जाहिर है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस हद तक उनको सपोर्ट किया है, चाहे वो दोहा एग्रीमेंट हो, चाहे उसके बाद के हालात हों या उससे पहले के हालात हों, अगर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। जनरल साहब, मैं यहां पर यही देख रहा हूं, जो उसका पहला ही पॉइंट है वो ये था कि गारंटीज एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म दैट विल प्रिवेंट द यूज ऑफ द सॉइल ऑफ अफगानिस्तान बाय एनी ग्रुप और इंडिविजुअल अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज। तो पाकिस्तान भी जाहिर है कि एलाई है यूनाइटेड स्टेट्स का और सबसे बढ़ के बरादर मुल्क भी है, तो उसके बावजूद ये पहला पॉइंट है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। वहां पर जो हुकूमत है वो किस हद तक मौसर है, और उनका फेलियर क्या आपको दिखाई देता है इस सारे सिलसिले में? देखिए, जब हम हुकूमत की बात करते हैं, ये यूनिटर्म सेटअप है वहां पर, ये और टीटीपी मिलकर काम करते रहे हैं। जब नेटो के खिलाफ ये जंग लड़ रहे थे उसमें उनके पास उनका सॉफ्ट कॉर्नर होना लाजमी है, लेकिन जब ये उन्होंने एक दफा ये बात हो गई और पाकिस्तान ने बार बार उन पर बात भी की, वाजे भी किया कि ये नहीं होना चाहिए, किसी हद तक जब उनके ईमा पर उनके वजह से पाकिस्तान ने नेगोशिएशन भी की, इनको पाकिस्तान में आने की इजाजत भी थी, उसके बाद भी तालिबान जो अफगानिस्तान में है या इस्लामिक एमिरेट्स वाले, उन्होंने कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया। देखिए, दो चीजें हो सकती हैं इसमें, या तो वो कर नहीं सकते, अच्छा, ये वो मानने को तैयार नहीं, या वो करना चाहते नहीं है। ये ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नजर आता है, जिसकी वजह से हमारे वजीर दिफा को भी, हमारे चीफ को भी बड़ी सख्त स्टेटमेंट देनी पड़ी है। ये उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान हैज हैड इनफ। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान ने जो सेल्फ इम्पोज मॉरिटोरियम था कि हम कोशिश करेंगे कि अपने बॉर्डर्स के अंदर ही सब कुछ हम कंट्रोल कर लें, वक्त आ गया है कि शायद पाकिस्तान को इससे बाहर निकलना पड़ेगा, और ये जो अपने हाथ बांधे हुए थे, पाकिस्तान को हाथ खोलने पड़ेंगे।
उनके इससे बगैर देखिए रोज के हिसाब से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। जाहिर, अच्छा एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा, बेसिकली बात ये है कि जाहिर है अमेरिका इज अ सुपर पावर मिलिटरीली और उससे हटके इकोनॉमिकली भी, लेकिन वहां पर आपको याद है वो 9/11 का जब वाकया पेश आया था, उसके पीछे मुहर्रिकात जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन उसके बाद 9/11 कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट बनी, हजारों सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट थी, सबको उन्होंने बुलाया, पूछा, फिर उसके बाद होमलैंड सिक्योरिटी का महकमा बना, काफी सारी चीजें उन्होंने सॉर्ट की। हम जाहिर है कि हम बहाल कर देते हैं, बॉर्डर्स अपने महफूज किसी हद तक बना देते हैं, हालांकि बहुत लंबा बॉर्डर है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्या चीजें हैं जो हमें मजीद करने की जरूरत है ऑन द बॉर्डर्स कि ये लोग इन्फिल्ट्रेट ना कर पाए? एक बाढ़ वगैरह तो लग रही है, और क्या किया जाए? देखिए, जहां से ये काम शुरू होता है और जो इनको बैकिंग मिल रही है, जब तक आप उनको विन ऑफ नहीं करेंगे आपके लिए मसाइल रहेंगे। क्योंकि जिस आपने खुद ही कहा कि बड़ा पोरस बॉर्डर है, सब कुछ के बावजूद भी वो इन्फिल्ट्रेट करके आ जाते हैं, फिर यहाँ सिंपैथाइजर। अच्छा, अब भी एक तो पाकिस्तान ने एक जो हमारी कमजोरी रही है कि हमने फाटा को जम तो कर लिया, लेकिन वहां पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की इफेक्टिवनेस थी वो उस हद तक नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और वहां की अपनी पुलिस और जो लोकल्स हैं वहां के, वो अपने साथ मिलकर खड़े हों, तो मेरा ख्याल है कि काफी हद तक हम इस पर काबू पा लेंगे। लेकिन इसके बावजूद हमें, देखिए, भारत सपोर्ट कर रहा है इसको, और अमेरिका के बारे में हमारी खुशफहमी नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ उनकी फौज यहां से गई है, अमेरिका इस खिते से जा नहीं सकता। और अमेरिका की जो है ना, क्या कहते हैं, जो मिसचिफ करने की जो उसकी पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। खासतौर पर अफगानिस्तान को पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। ये मत भूलिए कि जब हम टेररिज्म के खिलाफ बाकायदा एक जंग में मसरूफ थे, बारहा कहने के बावजूद नेटो फोर्सेज ने, अमेरिकन ने पाकिस्तान जहां ऑपरेशन कर क्रॉस ब्लॉकिंग नहीं की, इस वजह से टेररिस्ट को बड़ा आसानी से बिल्कुल इसी पॉइंट को मैं आगे लेके चलूंगा। एक तो ये है कि जाहिर है फैसल करीम कुंडी साहब, हम पहले भी देखा करते थे कि यहां पर हमने 1000 चेक पोस्टें बनाई होती थी, वहां पर 100 होती थी। इवन जब नेटो और अमेरिका मौजूद था तो वो इटसेल्फ एक इंडिकेटर था कि एक सीरियसनेस नहीं है। अभी फेंसिंग का मामला भी है, उसके ऊपर भी वहां से अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसके एतराजात हैं। आपका ताल्लुक भी इसी सूबे से, और सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के लिए जो कुर्बानियां दी हैं या मुतासर हुआ है वो सूबा है। आपको क्या मसाइल नजर आते हैं जिसकी वजह से हम इससे निमट नहीं पा रहे, या क्या करना होगा फर्दर? देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी कोशिश की कि वो अपने इसको जो है बॉर्डर को फेंस करें। फेंस उन्हें किए भी है, अपनी साथ साथ चौकें बनाई है, लेकिन वहाँ पर भी जो फेंस को भी जो है वो कहीं कहीं पे जो है वो जो वायर है उसको तोड़ दिया जाता है। वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है वो चल रही, क्योंकि आपको देखिए इतना लंबा बॉर्डर है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और वहाँ पर जो है वो ये चीज़ें हो रही होती हैं। और अभी जो एक अफसोसनाक वाक़या जोब में पेश आया, मतलब ये हुआ क्या था, जो उससे पहले वो पुलिस लाइन वाला देख लें, पुलिस लाइन पेशावर में हुआ या फिर जोब में हुआ। देखें, जोब वाला वाक़या वही है जो मतलब माजी में इस्लामाबाद GHQ में हुआ या कराची में हुआ, उस किस्म का था। लेकिन वो एक ऐसा था कि जोब का इलाका था, लेकिन वो बॉर्डरिंग एरिया उसका तो अफगानिस्तान है। लेकिन जब तक हम अफगानिस्तान के साथ उसी लेवल पे बात नहीं करेंगे, उस ज़बान में बात नहीं करेंगे, अगर वो वहाँ पर अपनी ज़मीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी मतलब है कि एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना चाहिए, और फिर हमें भी उसी किस्म की कार्रवाई करनी चाहिए जो हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस तजवीज़ करती हैं। क्योंकि ये लेकिन वजह क्या, मुख्तसरन वजह क्या नजर आती है कि ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी, भारत के साथ? देखिए, अफगानिस्तान तो शायद ना हो, पाकिस्तान की अवाम की पाकिस्तान के साथ बहुत होगी, लेकिन वहाँ पर जो इस वक्त जो है हमारे मुल्क दुश्मन वहाँ पर जो बैठे हुए हैं, चाहे वो इंडिया है या बाकी ममालिक हैं, वो उनकी ज़मीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हो रही है, वो लोग कर रहे हैं। और हमने हमेशा कहा है कि अपनी ज़मीन जो है वो इन लोगों को इस्तेमाल न करने जो पाकिस्तान दुश्मन मालिकों ने। इसी पे मुख्तसर कॉमेंट जनरल साहब, 2 चीजें हैं क्या की जा सकती हैं जिनसे हम पाकिस्तान जो है वो अपने आप को सेव कर सके कम से कम? देखिए, एक तो टोटल डिफेंसिव माइंड सेट है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा पाकिस्तान। ठीक है, हमने अभी तक तो टोटली विद इन दी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही हम ऑपरेट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, और पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट इन द गेम। बिल्कुल, हमने अगर खुद अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया को ये समझ लेना चाहिए पाकिस्तान इस काबिल नहीं रहा। इंशाल्लाह विल डील विद दैट। वी गॉट योर पॉइंट कि प्रीएम्प्टिव मेजर्स भी लेने पर पाकिस्तान ये करने की अहलियत रखता है, कोई किसी उसमें खुशफहमी में ना रहे। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक सत्ती को इजाजत दीजिए। अल्लाह।